नमस्कार, मैं संजय और आप देख रहे हैं खबर समय। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जो हमारे साथ सिलीगुड़ी में मौजूद है और मैं इनके बारे में एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। सिलीगुड़ी का स्काई लाइन तो बहुत लोगों ने चेंज किया होगा। तो आपने देखा होगा कि हरदम बात होती है कि सिलीगुड़ी के स्काई लाइन को बदला गया है, सिलीगुड़ी के स्काई लाइन में बदलाव आया है। मगर मैं इनके बारे में कहूँगा जो मेरे साथ उपस्थित है, इन्होंने सिलीगुड़ी की बाउंड्री को बदल दिया है। यानी सिलीगुड़ी का जो विस्तार है या सिलीगुड़ी का जो फैलाव है उसको इन्होंने बदलाव किया है। और आज हमारे हमारे बीच उपस्थित हैं जिन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया था 1999 में। हमारे साथ उपस्थित हैं हर्षवर्धन नेवटिया जो कि चेयरमैन हैं अंबुजा नेवटिया के। नमस्कार सर। सर सबसे पहले तो हमें काफ़ी खुशी है और आपको शुभकामनाएं भी देना चाहेंगे कि आप जितनी भी बार सिलीगुड़ी आए हैं, सिलीगुड़ी को नई नई सौगातें आपने दी है और हमेशा सिलीगुड़ी के जो आधुनिकीकरण है उस पर आपने ध्यान दिया है। क्योंकि अगर हम देखें एक ही बात में अगर नाम ले तो सिटी सेंटर की अगर बात करें तो सिटी सेंटर के कारण सिलीगुड़ी का जो कॉमर्शियल जो रूप था, जो बदलाव आया इसके अंदर बहुत बेहतरीन बदलाव आया था। इस बार सर क्या सौगात लेके आ रहे हैं आप? नहीं, हम लोग करीब 15 साल से 16 साल से यहाँ काम कर रहे हैं और अभी हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिला है। कावाखाली में एक ज़मीन का हम लोग ने बिड किया था 2.5 साल पहले। तो वो जैसे होता है, समय लगता है, प्लानिंग वगैरह सब परमिशंस क्लियरेंसेस आते आते, तो अब हम लोग उसको लॉन्च करने जा रहे हैं। उसका नाम है उत्सुधारा तीस्ता टाउनशिप। वो 81 एकर्स के ऊपर है और उसमें हाउसिंग है, कमर्शियल है। जो थीम बेस्ड है वो है हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन, हेल्थ केयर और सब मिलके मैं उम्मीद करता हूँ कि एक सुंदर उपनगरी वहाँ तैयार होगी। हम लोग सबसे पहले उत्तरायण बनाए थे, तो ये तो काफ़ी बड़ा है, उससे करीब उत्तरायण करीब 400 करीब एकड़ का था, तो उस प्रकार में वो काफ़ी छोटा है। लेकिन मैं समझता हूँ, कोशिश करूँगा कि उसको भी सुंदर तरीके से हम लोग तैयार कर पाएँ और जो विभिन्न तरह के फैसिलिटीज़ हैं उसमें हम लोग डाल पाएँ। सर उत्तरायण के बाद आपका जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है तीस्ता टाउनशिप, उसका बुकिंग कब से स्टार्ट हो रही है सर? इसके बारे में अगर थोड़ा बताएं। कल ही हम लोग का सबसे पहला ऐड आ रहा है, तो कल से लोग एप्लीकेशंस ले सकते हैं। माने कल से स्टार्ट हो रहा है। तो सर इसके अलावा मुझे जहाँ तक पता चला है कि अब आप जो अगर मैं बात करूँ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात करूँ तो उसमें भी एक बड़े आयाम या नए आयाम आप जोड़ने जा रहे हैं। ताज जो IHCL जो है उनके साथ आपका एक सिग्नेचर हो रहा है और उसके तहत आप दार्जिलिंग और सिक्किम में ताज होटल लेकर आ रहे हैं। सर इसके बारे में थोड़ा सा अगर बताएं। जी, ये कई साल पहले हम लोगों ने इसका सपना देखा था कि इस इलाके में उस जो लग्जरी ब्रांडेड होटल्स उस तादाद में थे नहीं, और हम लोग की एक इच्छा थी कि इस तरह के एक प्रकल्प हों ताकि हम लोग का इस इलाके का जो सौंदर्य है उसको हम लोग दूसरे लोगों तक पहुंचा सकें। तो मुझे संजोग मिला कि मकाईबाड़ी चाय बागान में एक ज़मीन लेने का, जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का टी टूरिज़्म पॉलिसी है उसके अंदर। और सबसे पहला हमारा जो होटल है ताज चिया कुटीर नाम से, वो मकाईबाड़ी टी गार्डन टी एस्टेट में तैयार हुआ है और ताज होटल उसको मैनेज करेगा। ये 14 दिसंबर से ही चालू होने वाला है। इसका काम तो चालू हो गया था 5-6 साल पहले, लेकिन विभिन्न कारणों से समय लग गया। और दूसरा प्रोजेक्ट है वो है ताज गुरास कुटीर। वो गैंगटॉक के पास है और उसका व्यू एकदम कांचनजंगा का जो स्नो कैप्ड रेंज है उसका एकदम डायरेक्ट व्यू है। तो वो भी काफ़ी काम बढ़ चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 1.5 साल में उसको भी हम लोग चालू कर पाएंगे।
धन्यवाद सर, आपने जो जानकारियां दी वह हमारे दर्शकों के लिए हो सकता है बहुत कुछ कारगर साबित हो। अब हम अगर प्रश्न करें, वापस हम सिलीगुड़ी के बारे में बात करते हैं। सिलीगुड़ी में जिस तरह से आपने जब शुरुआत की थी उत्तरायण की टाउनशिप की, उस समय का दौर और आज का दौर में कितना डिफरेंस आप महसूस कर रहे हैं इस रियल एस्टेट मार्केट के बारे में? देखिए, सिलीगुड़ी का महत्व बढ़ता ही जा रहा है और मैं तो 15 साल से आ रहा हूँ यहाँ पर, 15-16 साल से। और जब मैं आया करता, पहली बार जब आया था तो मुझे याद है कि ऑल्टरनेट डे एक फ़्लाइट हुआ करता था एयर इंडिया का। और ये कोविड के पहले यहाँ पर शायद 32 फ़्लाइट थे एक दिन में। अब थोड़े कम हैं पर वापस अब हो जाएंगे। तो ये एक इंडिकेशन है कि इस जगह का महत्व क्या है। प्लस हम लोग को जब हमने अस्पताल बनाया, मॉल बनाया, तो शुरू में दिक्कतें आई और शुरू में उस तरह के रिस्पांस, उस तरह के जो ब्रांड्स हैं हमारे देश में, वो हमारे मॉल में आने में थोड़ा सा हिचका रहे थे कि भाई उतना बड़ा मार्केट होगा कि नहीं। लेकिन देखते देखते मॉल भी बस गया। शुरू में जब अस्पताल हमने तैयार किया तो उस तरह के डॉक्टर्स जो एकदम प्रोफेशनल हैं और उस तरह से एक्सपीरियंस्ड हैं, वो आने में थोड़ा सा संकोच कर रहे थे। पर अब हम धीरे धीरे देख रहे हैं, ऑफ कोर्स लगा 5-6 साल उसको होने में, लेकिन अब हम लोग का अस्पताल अच्छा एक नाम यहाँ पर इस्टेब्लिश कर लिया है और उस तरह के डॉक्टर्स भी हम लोग अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। तो ये सब से इंडिकेशन है कि सिलीगुड़ी न ही सिर्फ अपने शहर से ही लोग और इसकी इकॉनमी चल रही है, लेकिन आसपास के जो स्टेट्स हैं उसकी भी बड़ी एक, जैसे बिहार का एक प्रभाव है, भूटान, सिक्किम का तो है ही, फिर वहाँ असम और बांग्लादेश, सबका ही प्रभाव यहाँ पर हो रहा है। तो सर, ये जैसे आप बोल रहे हैं कि ग्रोथ में है सिलीगुड़ी आपके अनुसार, तो आने वाले 5 साल में आप क्या माने सिलीगुड़ी को कहाँ पर देख रहे हैं? माने आपके हिसाब से आप कहाँ पर देख रहे हैं और आपके और क्या महत्वाकांक्षा या जो सपने हैं क्या हैं सिलीगुड़ी को लेकर? क्योंकि अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में कोलकाता में आपने बहुत कुछ किया है। अगर हम व्यवसाय से हटकर भी बात करें तो आपने व्यवसाय के अलावा संस्कृति को या फिर अगर यहाँ की चीज़ों को आपने आगे लाया है, तो उसके स्तर पे आपने काम किया। तो यहाँ के बारे में भी ऐसा कुछ परिकल्पना है आपकी? हाँ बिल्कुल, जैसे कि जब हमने ये क्लब बनाया था तो इसका एक सोशल एक कंट्रीब्यूशन है। हॉस्पिटैलिटी, जैसे हमने होटल बनाया मोंटाना, तो जो यहाँ का टूरिज़्म और बिज़नेस पोटेंशियल है उसको प्रोत्साहन देने के लिए। अब मॉल है तो उसमें रिटेल का एक एक्टिविटी है, सिनेमाज हैं, हॉस्पिटल है तो उससे एक यहाँ के स्वास्थ्य के लिए उसका एक कंट्रीब्यूशन है। अब हम लोग सबसे पहले जो उत्सुधारा में है वहाँ पर एक नर्सिंग कॉलेज चालू कर रहे हैं। एक चीज़ जो समझ में आया इस कोविड के दौरान कि नर्सेज़ की हमारे देश में बहुत कमी है और हम लोगों को मालूम है कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ बंगाल के बहुत सारे ऐसे यंग गर्ल स्टूडेंट्स हैं जिनको रुचि है नर्सिंग पढ़ने का और उसमें अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी है। तो हम लोगों ने कलकत्ता में एक न्योटिया एकेडमी ऑफ नर्सिंग हम लोग चला रहे हैं करीब 7-8 साल से और वो काफ़ी अच्छा नाम कर चुका है वहाँ पर। तो सबसे पहला हम लोग का ये है कि यहाँ पर भी एक नर्सिंग होगा और उसके साथ हॉस्टल भी होगा, ताकि जो दूर दराज से लोग हैं और पर्टिकुलरली यंग गर्ल स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स थोड़े चिंतित रहते हैं कि अकेले कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे। तो 700 स्टूडेंट का हॉस्टल होगा, उसके साथ नर्सिंग एकेडमी होगी और तो वो वहाँ पर बच्चियाँ रह सकती हैं एक सुरक्षित एनवायरनमेंट में। तो ये एक वहाँ पर है। दूसरा, हम लोग वहाँ पर एक यहाँ पर के लोगों को हम लोग को समझ में आया कि थोड़ा प्रोफेशनल रुचि है स्पोर्ट्स की तरफ, काफ़ी लोगों का है। तो वहाँ पर एक मोंटाना स्पोर्ट्स जिमखाना स्पोर्ट्स क्लब तैयार करने जा रहे हैं, जिसमें कुछ प्रोफेशनल ट्रेनिंग का भी बंदोबस्त किया जाएगा। तो वो भी एक नई चीज़ रहेगी यहाँ के लिए। तो दर्शकों, आपने सुना कि अगर हम बात करें
अंबुजा नेवटिया की, तो काफ़ी सौगातें लेकर आ रहे हैं आने वाले समय में और भविष्य भी काफ़ी उज्जवल नज़र आ रहा है। अगर सिलीगुड़ी की हम बात करें तो सर, जब नर्सिंग ट्रेनिंग की बात हुई तो मुझे लगा कि एक प्रश्न आपसे करूं कि जिस तरह से कोलकाता में द नेवटिया यूनिवर्सिटी का आपने शुरुआत की थी 2016 में शायद, और आप चांसलर भी हैं वहाँ के, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ आप सोचे हैं सिलीगुड़ी के बारे में सर, अगर कुछ है तो? अभी तो नर्सिंग एकेडमी वो शिक्षा ही है, हाँ। तो वो करेंगे नहीं। यूनिवर्सिटी तो आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी जो वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी एक्ट है उसमें अभी आप दूसरा कैंपस परमिटेड नहीं है। वो जिस जगह के लिए आपने यूनिवर्सिटी का स्थापना किया वहीं पर ही आप लगा सकते हैं। तो अभी तो वहाँ किया है, अभी भगवान के कृपा से वो अब धीरे धीरे करके उसका एक प्रतिष्ठा हो रहा है, नाम हो रहा है। यूनिवर्सिटी एक चीज़ है जिसमें बहुत समय लगता है उसका। एक जैसे पहले साल हम लोगों को 100 से भी कम स्टूडेंट मिले थे, ये 216 की बात है, 15 की बात है शायद, और आज हम लोगों को 1000 करीब स्टूडेंट मिले। तो ये धीरे धीरे बढ़ता है। उस दिन भी हमारी जो कैपेसिटी थी वो 1000 की थी। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर 50 एकड़ ज़मीन, करीब 6 लाख स्क्वायर फीट के हॉस्टल्स और क्लासरूम्स तैयार कर रखे थे, लेकिन हम लोग को स्टूडेंट्स नहीं मिले, क्योंकि स्टूडेंट्स भी पूछते हैं एक दूसरे से क्या कैसा है पढ़ाई, कैसा है परिवेश, कैसा है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये बहुत धीरे धीरे काम होता है। तो अब हम लोग मुश्किल से अभी भी हम लोग ब्रेक इवन नहीं किए हैं, और मुझे लगता है कि एक दो साल और लगेगा ब्रेक इवन करने में। लाभ करना तो और समय लगेगा। तो ये जब वो एक स्टेज पर पहुंच जाएगा शायद 2-3 साल 4 साल में, जब उसकी एक प्रतिष्ठा भी हो जाएगी और उसकी वायबिलिटी भी इस्टेब्लिश हो जाएगी, तो हम लोग अवश्य सोच सकते हैं कि कहीं और भी करें। सर ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा अब, समय काफ़ी कम है हमारे पास, क्योंकि सर ने काफ़ी बहुमूल्य समय हमें दिया है कुछ ही क्षणों के लिए। सर, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा और एक मैसेज भी आपसे चाहूँगा। आपने 25 साल की उम्र में व्यवसाय में कदम रखा था, अपने पैतृक व्यवसाय में, और दर्शकों मैं बता दूं 120 वर्ष पुराना इतिहास है अंबुजा नेवटिया ग्रुप का, अगर मैं सही हूं तो 120 वर्ष के जो इतिहास है उसके अनुसार इन्होंने बंगाल में जिस तरह से कार्य किया है, बंगाल में अगर मैं कहूं कि गिने चुने जो ऐसे व्यवसायी हैं जिनका कंट्रीब्यूशन आधुनिकीकरण में रहा है बंगाल के, तो उन्हीं में से एक आज हमारे बीच बैठे हुए हैं हर्षवर्धन नेवटिया, और इन्होंने 25 साल की आयु से व्यवसाय स्टार्ट किया था। तो सर, आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप व्यवसाय के बारे में? नहीं, जैसे कोई भी काम मन से लगन से करना पड़ता है, वैसे ही व्यवसाय है। आज के दिन बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है, इतना आसान भी नहीं है कि कोई भी चीज़ में आप उतर जाइए तो सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। एक क्या बोलते हैं, एक लोगों के मन में धारणा है कि आप यदि बिजनेसमैन हैं तो जरूर ही रुपया कमा रहे होंगे। ये एक समय शायद सही भी था, क्योंकि उस समय बहुत कम लोगों को बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी मिलता था, और शायद एक बार आप बिजनेस कुछ बैठा लेते थे तो चूंकि लाइसेंस परमिट राज था, तो आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ लाभ निश्चित रूप से गारंटीड था। लेकिन आज के दिन इतने कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में बिजनेस करना, चलाना और उसको सक्सेस करना, ये बहुत डिफिकल्ट काम है। मैं नहीं कहता हूँ कि संभव नहीं है, संभव है, लेकिन कोई इसमें गारंटी नहीं है कि इसमें, अब जैसे अभी ये कोविड आया तो भरपूर बिजनेसेस का बड़ा बड़ा नुकसान हुआ। कुछ लोगों को इस कोविड में फ़ायदा भी हो गया, संभावना। हाँ। और जो विशेषकर जो छोटे थे, छोटे व्यापारी, छोटे बिजनेसमैन, उनको तो बहुत बड़ी समस्या का, अब हम लोग उतने बड़े भी नहीं हैं, हम लोग बीच में हैं कहीं पर, तो हम लोगों को भी काफ़ी बड़ा आघात पड़ा इसमें। तो अब ये साइकिल्स हैं, ऑफ कोर्स कोविड ऐसा प्रॉब्लम तो ना आए तो ही बेहतर है, और ऐसा शायद बहुत सालों बाद आया था, तो अब बहुत साल बाद ही कोई दूसरा इस तरह का दुर्घटना घटेगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। तो इसलिए इतना बड़ा समस्या नहीं भी घटे तो फिर 26/11 हुआ, कोई और समस्याएं हुई बीच में, डिमोनेटाइजेशन के बाद भी एक स्लो डाउन रहा। तो
तो इस तरह से विभिन्न तरह के समस्याएं आती हैं जिसमें स्लो डाउन आते हैं। तो ये चीज़ सबको मन में रखना पड़ेगा। बाकी आपका पैशन हो, आपको इसमें रुचि हो, तो अवश्य इसमें आप करिए। यही मेरा सब युवाओं को होगा। आज के दिन स्टैंडर्ड जो कंपनियों में नौकरी है वो उसकी अपॉर्चुनिटीज़ कम होती जा रही हैं क्योंकि मैकेनाइजेशन बढ़ते जा रहा है। इसलिए बिजनेस, छोटे बिजनेस की भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे बन रहे हैं, एजेंसीज, छोटे स्टार्टअप्स वगैरह। तो मैं इनकरेज करूँगा, लेकिन ये जान के लोगों को उतरना चाहिए कि कठिन रास्ता है और परिश्रम ज़रूरी है, पैशन ज़रूरी है और धैर्य भी जरूरी है। सबसे बड़ी बात जो मैंने देखी इनके व्यक्तित्व से कि आपको धैर्य भी रखना पड़ता है, वरना बिजनेस कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाएंगे। एक आखिरी मैं सवाल आपसे है कि आपसे जैसे चर्चा भी हुई थी और आपको हमने बताया भी था कि रियल एस्टेट को लेकर खबर समय भी एक मुहिम चला रहा है, एक मुहिम ही कह सकते हैं उसको। लगातार संडे को हम एक प्रॉपर्टी द रियल एस्टेट की बात बोलकर एक एपिसोड चलाते हैं, जो जिसमें हम लगातार प्रॉपर्टी के वहाँ जाते हैं और वहाँ की पारदर्शिता जो भी चीज़ें हैं उनको दिखाते हैं, ताकि लोगों में ट्रांसपेरेंसी रहे, लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है। तो ऐसे सोच जो है लोग इसको अभी समझ भी पा रहे हैं। 6-7 एपिसोड हमने किए हैं, तो ऐसे सोच के बारे में आपकी क्या राय है? अगर ऐसा शो हम कर रहे हैं तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि देखिए आज के युग में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया पहले कि बहुत सारे लोगों का बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में रुपया फंस गया। कुछ दुर्भाग्य था कहीं, और कहीं पर कुछ चीज़ें लोगों को पता नहीं थी, चाहे वो उसके टाइटल के बारे में हो या उस प्रमोटर के बारे में हो या उस प्रोजेक्ट के बारे में हो, और लोगों को डिसअपॉइंटमेंट हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी हो गई है सबके लिए। इसमें दोनों तरफ में फ़ायदा है। हम लोगों को भी, जो बिल्डर हैं उनको फ़ायदा ये है कि हम लोग पहले तय कर लो भैया क्या करना है नहीं करना है, बाद में सरप्राइजेज ना हो। तो इसलिए आप पहले जब तय करते हो तो आप सब कॉस्टिंग भी ठीक से कर लेते हो, आप उस हिसाब से अपना प्राइसिंग करते हो जान के कि भाई ये सब चीज़ों का इतना कॉस्ट होगा। और जो लोग खरीद रहे हैं उनको ये मालूम है निश्चित रूप से कि क्या चीज़ खरीद रहे हैं और उसका जो प्रोज एंड कॉन्स है। तो मैं समझता हूँ कि आपके इस तरह के चैनल के माध्यम से जो आप जानकारी देना चाह रहे हैं वो सब लोगों को उसका बड़ा लाभ होना चाहिए, और वो सब डिटेल में जान सकते हैं। आपके इंटरव्यू के माध्यम से वो बाकी सब प्रमोटर से भी मुलाकात कर सकते हैं और उनका विजन समझ सकते हैं, और फिर अपना खुद का, फाइनली तो एक कस्टमर इज़ द किंग और उसी का चॉइस ही अल्टीमेट होता है। पर उसके सामने चॉइस एक्सरसाइज करने के लिए जानना जरूरी है। एक और छोटा सा प्रश्न है जो मेरे दिमाग में, जहन में भी आया बात करते करते। मैंने लास्ट संडे हमने कुछ बिल्डर्स से बात की थी, तो कई बार यह प्रश्न उठ कर आ रहा है कि रियल एस्टेट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें डिले होने का कारण कहीं ना कहीं जो स्वीकृतियां मिलना होता है, परमिशन जो मिलनी होती है, उसमें देरी की वजह से होता है। तो इसके सरलीकरण के लिए आप भी कहीं ना कहीं कुछ प्रयास करेंगे सरकार से, क्योंकि आप एक रियल एस्टेट में एक बड़ा नाम है और आपके काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं। नहीं, ये तो प्रयास सब समय जारी रहता ही है, क्योंकि परमिशंस कई बार ब्यूरोक्रेटिक कोई क्या बोल सकते हैं, टेक्निकलिटीज़ में डिले हो जाते हैं। कई बार हम लोगों के जो कागजात हैं वो पूरे नहीं होते हैं, और आजकल सब कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है, तो एक भी उसमें चीज़ मिसिंग होता है तो कंप्यूटर रिजेक्ट कर देता है। और कई समय ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको समझाना व्यक्तिगत रूप से पॉसिबल है, लेकिन कंप्यूटर को समझाना मुश्किल है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और अभी तो खैर कोविड के समय बहुत सारे ऑफिसेज भी उस तरह से काम नहीं कर रहे थे और लोग भी सावधान थे, लोग मिलना भी नहीं चाह रहे थे। तो बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं, सब लोगों को हुई है, हम लोग को भी हुई है। हम लोग का भी ये प्रोजेक्ट करीब 6 महीना पहले लॉन्च हो जाता, यदि हम लोग इसके पहले मैंने कोविड का समस्या नहीं आता। तो इसलिए ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, और कंटिन्यूस हम लोग का प्रयास रहना चाहिए कि हम लोग फॉलो अप करें और सब लोगों को इस चीज़ का
एक क्या बोलें सेंसिटाइज करें कि ये डिले में बहुत बड़ा नुकसान भी होता है और कमिटमेंट्स भी फेल होते हैं। पर मैं समझता हूँ कि लोग थोड़ा समझ रहे हैं और चीज़ें इम्प्रूव कर रही हैं, लेकिन जिस परिमाण में इम्प्रूवमेंट चाहिए वो अभी भी उसमें हम लोग को और सबको मिलके और एफर्ट करना है। तो इसमें जैसे अगर हम बात करें डिले जो हो रहा है या जो इन कारणों से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो हीरा जो इम्पोज हुआ है या हीरा जो इफ़ेक्टिव हुआ है, तो उसमें हीरा में सरकार को आपको तो टाइम पे सब कुछ डिलीवर करना है, मगर आपको परमिशन के वजह से डिले हो रहा है, तो ये हीरा में कहाँ तक इफ़ेक्टिव होगा? क्या इसमें देखिए काफ़ी सब चीज़ तो हीरा में कवर्ड किया है इन्होंने, पर हीरा जैसे एक वर्क इन प्रोग्रेस है। अब नए नए समस्या आएंगे कोर्ट्स में या हीरा की अथॉरिटी के पास आप जाएंगे तो उसका कोई ना कोई समाधान होगा। आई एम श्योर हीरा अथॉरिटीज़ ये माइंडफुल होंगे कि यदि आपके क्षमता के बाहर कोई कारण से डिले हुआ है तो आपको उस डिले का कॉन्डोनेशन वो देंगे। ऐसा मेरा उम्मीद है और वैसा ही जस्ट होगा। लेकिन ये तो देखिए नई चीज़ आई है और इसका पूरा एक्सपीरियंस आते आते तो कुछ बरस लगेंगे, लेकिन अभी तक मुझे जो एटीट्यूड से समझ में आया वो काफ़ी पॉजिटिव है, फ्लेक्सिबल है, काफ़ी हेल्पफुल है और अंडरस्टैंडिंग है कि ये तो यदि हम लोग सही मानने से विद राइट इंटेंशन काम कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारी दिक्कतें होनी चाहिए। धन्यवाद हर्षवर्धन जी नेवटिया अभी तक हमारे साथ बने हुए थे, और धन्यवाद सर आपका कि आपने हमें इतना समय दिया, अपना बहुमूल्य समय दिया, और हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शक भी आपके बातों से कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड हो पाए होंगे और चीज़ों को समझ पाए होंगे बारीकी से कि रियल एस्टेट के अंदर या फिर व्यवसाय के अंदर क्या क्या होना चाहिए, क्या करें और क्या ना करें। बहुत अल्प समय में हमने बहुत सारी बातें जानने की कोशिश की, और हम आपसे यही कहेंगे कि आप देखते रहिए खबर समय, और इसी तरह हमारे हर कार्यक्रम को प्यार दीजिए और शेयर करते रहिए। बने रहे हर समय खबर समय। धन्यवाद।